अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 to 4 एंड 9 to 14 और उनके जो टॉपिक्स हैं वो है इंटरप्रेटिंग लिमिट्स एज इंटेग्रल एंड यूजिंग डेफिनाइट इंटेग्रल रूल्स। अब ये जो रूल्स हैं इनकी थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको वन बाय वन बताती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं वो क्या है, उन्हें क्या कहते हैं। तो वैसे इंटीग्रेशन करके पता लग ही गया होगा कि इंटीग्रेशन, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का होता है, और ये जो लिमिट होती है ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट होती है। इसके अलावा जो अंदर एफ एक्स होता है ये वाला, इसे हम फंक्शन कहते हैं, और ये जो एक्स है ये कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये डी एक्स अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल जो डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो सबको पता है। इसके बाद प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब अगर हम इसकी लिमिट है उसे अल्टरनेट मतलब उलट कर दें, बी ऊपर और ए नीचे ले जाएं, तो हमारा जो पूरा फंक्शन है वो नेगेटिव में आ जाएगा, साइन उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमारी लिमिट सेम हो, तो हमें पता है लिमिट हम जब अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से ही करते हैं, फिर माइनस, फिर उसके बाद दूसरी लिमिट, तो ये तो कट हो जाएगा, तो आंसर हमारा ज़ीरो आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर लिमिट सेम हो तो हमारा आंसर ज़ीरो आ जाता है। इसके बाद है कांस्टेंट मल्टीपल, मतलब जब हमारे पास फंक्शन इस तरीके से हो कि साथ कांस्टेंट भी दिया जाए और साथ फंक्शन हो, तो उस पर इस तरीके से लिमिट अप्लाई होती है कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चले जाता है, और जो फंक्शन होता है उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाती है, और आफ्टर दिस लिमिट भी अप्लाई हो जाती है। एडिटिविटी ये होती है एडिशन, मतलब हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है लेकिन हमारे पास इसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू मौजूद नहीं है, हमारे पास मौजूद है बी ए की, सी बी की। तो हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे इस तरीके से कि जो ये वाले हों, इधर वाले फंक्शन वो सेम हो, ताकि वो कोई भी डिफ़िकल्टी क्रिएट ना करे, और इधर वाले जो हैं वो सी और ए हो, ताकि हमारा ये इंटेग्रल बन जाए। तो इस तरीके से तोड़ेंगे कि बी ओवर ए, यानी ए नीचे चाहिए तो ए नीचे आ जाएगा, ऊपर हम बी लिख देंगे, फिर साथ प्लस, फिर सी ओवर बी, यानी सी ऊपर है तो सी ऊपर लिख देंगे, और जो हमने साथ वो लिमिट लगाई है वो नीचे लिख देंगे। इसके बरक्स ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ये वाली टर्म लिख लें फिर ये वाली, डजेंट मैटर, क्योंकि सी ओवर बी प्लस बी ओवर ए भी हमें यही आंसर देगा। मकसद ये है कि ऊपर सी हमें रखना है और नीचे ए, और अगर फिर अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू हमें फिर ज़रूरत हो इसे अल्टरनेट करने की, तो हम इसे अल्टरनेट करेंगे, तो फिर बाहर क्या आ जाएगा, साइन अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, जब हम लिमिट को अल्टरनेट चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे जो बाहर वो साइन नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज़ दी गई हैं। ये पहले कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ कि हम इंटीग्रेशन को समेशन में भी लिख सकते हैं, या एफ एक्स को एफ सी रेज़ टू द डाउन पावर मतलब के में भी लिख सकते हैं, और डी एक्स को डेल्टा एक्स के में भी लिख सकते हैं। ये कभी पीछे जिक्र नहीं हुआ जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ कि यहाँ पे जो समेशन है वो इंटीग्रेशन होती है, और जो एफ सी पावर के है वो एफ एक्स होता है, और डेल्टा एक्स के वो डी एक्स होता है। इसे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं कैसा फंक्शन दे दिया गया है। ये फंक्शन तो हमें पता है क्योंकि ये यूज़ होता है, तो इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके में हमें फंक्शन दिया गया हो तो हमने इमेजिन ये फंक्शन करना है और उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर देना है। उसके बाद फिर ये है कि अगर सी के है हमारे पास, तो सी के की वैल्यू इस तरीके से होगी कि एफ़ इन्वर्स, ये वाला एफ़ दूसरी तरफ चला जाएगा, एफ एक्स का इन्वर्स ले लेंगे, और जहाँ पे सी के होगा मतलब पावर 1 है, वहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, जहाँ पे सी के स्क्वायर है, या इसकी जगह अगर के की जगह और भी यूज़ हो रहा है वेरिएबल, डजेंट मैटर, तो अगर स्क्वायर है तो हमने उसकी जगह वेरिएबल यूज़ करना है एक्स, उसकी पावर में स्क्वायर। इसके अलावा जो हमारे पास ये है लिमिट होती है ए या बी, 0 1 होगी या ए बी होगी, इस तरीके से हमारी जो लिमिट्स हैं वो यूज़ होती हैं। ये तो होगी अब सारी प्रॉपर्टीज़ और रूल्स, जो थोड़ी सी चीज़ें चेंजिंग आई हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट है कि इंटरप्रेटिंग लिमिट एज इंटेग्रल। अब इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है इससे हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, कहाँ से कहाँ तक। हमारे पास इधर दिया गया है
पार्टीशन, यानी ये हमारे पास लिमिट दे दी गई है, ये a और ये हमारे पास b, और हम लिमिट लिखते होते हैं b ओवर a, तो उस तरीके से लिमिट लिख ली। और साथ ही ये जो चीज़ है स्क्वायर हमें बता रहा है कि हमने x की पावर स्क्वायर लेनी है, और डेल्टा x k का मतलब हमने dx लेना है। ये हमारे पास बन गया अब ये फंक्शन। तो हमने बस यही इंटरप्रेटिंग बतानी है कि ये जो चीज़ हमें दी गई है उसे किस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे पीछे दिखाऊँ अगर ये चीज़ कि इस तरीके से अगर हमें दिया गया हो फंक्शन तो हम उसे किस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, बस ये इतनी सी बात बतानी है। तो ये हमने इधर बता दिया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम एज इट इज़ सारे रूल यूज़ करके तो सारी चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पे हमारे पास दे दी गई है लिमिट -1 to 0। अब ये हमारे पास a और ये हमारे पास b है, तो 0 ओवर -1 लिमिट, और साथ ही ये चीज़ मिशन बता रहा है कि इंटीग्रेशन है, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। सी के क्यूब का मतलब है कि हमने x का क्यूब लेना है, और डेल्टा एक्स के का मतलब हमने dx लेना है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ पे भी अब ये लिमिट दे दी गई है, ये तो हमारे पास पार्टीशन है, हमने इसे देखना है। ये हमारे पास a और ये हमारे पास b है, तो हमने b ओवर a लिमिट लिख दी। उसके बाद हमने इसे देखा, तो ये सी के स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हम लेंगे, और 3 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, और सी के की जगह हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे क्योंकि पावर 1 है, और डेल्टा एक्स के का मतलब है dx। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज़, वही रूल वही सारा वर्क के पहले लिमिट को देखा 1 से 4 है मतलब b ओवर a लिख दिया। उसके बाद 1 ओवर सी के का मतलब सी के की जगह हमने क्या ले लेना है, x, और डेल्टा एक्स के का मतलब हमने dx ले लेना है। यहाँ तक ये सिंपल थे बिल्कुल। इंटरप्रेटिंग ऑफ लिमिट एज इंटेग्रल हमने लिखनी थी। उसके बाद जो हमने रूल्स प्रॉपर्टीज़ की थी, कांस्टेंट की, एडिटिव की या अल्टरनेट की, इंटरचेंज की, वो सारी आगे क्वेश्चन नंबर 9 to 14 में यूज़ होंगी। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो इससे पहले लिखा गया है कि यूजिंग द डेफिनेट इंटेग्रल रूल्स। यहाँ पे हमने अब अपने रूल्स को यूज़ करना है। 9 की क्या स्टेटमेंट है, सपोज डैट f एंड g आर इंटेग्रेबल एंड डैट। हमें कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को रीअरेंज करना है और देन उनकी वैल्यूज़ उठा के पुट कर देनी है। हमारे पास वैल्यू है इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 f(x) dx की है -4, और हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 5 f(x) dx की वैल्यू है 6, और हमारे पास इंटीग्रेशन 1 to 5 लिमिट gx dx की वैल्यू है 8। हमने ये वैल्यूज़ को यूज़ करना है और ये चीज़ें बनानी। जब हमारे पास हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ बन जाएगी, हम उसकी जगह जस्ट उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 की पार्ट्स हैं कुछ, वो देखते हैं। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ मैंने एक साइड पे लिख ली हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है जिसमें अब क्वेश्चन हमें दिया गया इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 2, मतलब ए और बी इसमें दोनों सेम है। अब देखा जाए ना हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ना इसे एडिटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ना कोई और कि हमारे पास इनमें से कोई भी वैल्यू बन जाए, ऐसी नहीं बननी। तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे कि एज gx को हम fx भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। a ओवर a f(x) के साथ कंपेयर करें तो वही चीज़ आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसे वैसे ही लिख देंगे, और हमें पता है कि अगर हम लिमिट सेम हो उसे अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। तो हमने 0 लिख दिया। हमने जस्ट gx को f(x) में लिख कर बताया है कि ये हमारे पास 0 आता है, तो इसका मतलब gx भी हमारे पास 0 आएगा। अगर ये स्टेप ना भी करें, डायरेक्ट यही लिख दें तो हमारा आंसर ठीक होगा और वैलिड होगा। उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में अब हमारे पास दिया गया है 1 to 5 लिमिट, और gx dx दिया गया। डजेंट मैटर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने अपनी लिमिट को देखना है और हम इसे कंपेयर कर सकेंगे। अब इसे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास इसके बराबर ये आ रहा है 5 से 1, ठीक है। तो हमें ये चीज़ चाहिए, हमारे पास है 1 से 5, तो हम इसे इंटरचेंज कर देंगे। 5 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो साथ क्या आ जाएगा, माइनस बाहर। ये प्रॉपर्टी है हमारी, ये पहले प्रॉपर्टी लिख दी, उसके बाद इस पर अप्लाई कर दी। अप्लाई की तो हमें पता है कि 5 से 1 जो लिमिट और gx है उसका आंसर क्या आएगा, 6। f(x) को gx से कंपेयर कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका 6 आंसर। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें अब हमारे पास लिमिट दे दी गई है 1 to 2, और साथ हमारे पास 3 f(x) कांस्टेंट को तो पहले बाहर निकाल देना है, इसका तो कोई मसला है ही नहीं। उसके बाद हमने अंदर देखना है। अगर हम इसे कंपेयर करें विद लिमिट
1 to 2, तो ये वाली चीज़ बन रही है 1 to 2 लिमिट fx dx, ठीक है। तो 3 बाहर है, तो 1 to 2 लिमिट fx dx, इसकी वैल्यू हमारे पास देखा जाए तो वो है -4 उठाई और यहाँ पे पुट कर दी, और जब इसे मल्टीप्लाई किया तो 12 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डी भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से है। अब हमारे पास दे दी गई है इंटीग्रेशन में लिमिट 2 to 5 और fx dx दे दिया गया। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 2 to 5 तो है ही नहीं, हाँ हमारे पास 5 to 1 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मतलब ऊपर 5 है तो हमारे पास मतलब 5 to 1 है। अब हम इसे इस तरह से एडिटिविटी लगाएंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएं जो हमारे पास मौजूद भी हों और हमें कोई मसला भी ना हो। क्या करेंगे, पहले तो इसे तोड़ेंगे, फर्स्ट वर्क करेंगे, ठीक है। इस तरीके से तोड़ेंगे कि 5 से 1 तक लिख लेंगे और साथ dx, फिर दरमियान में प्लस लिख लेंगे, फिर उसके बाद 1 to 2 तक लिख लेंगे fx और साथ में dx लिख लेंगे। अब हमारे पास 1 to 2 लिमिट fx की तो वैल्यू मौजूद है, इसकी भी बल्कि नहीं मौजूद, 2 to 1 की मौजूद है, और हमारे पास 5 to 1 की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। 5 to 1 की वैल्यू मौजूद है, 1 to 2 लिमिट की मौजूद नहीं है, जबकि 2 to 1 लिमिट की है ये वाली। इससे कंपेयर करें तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, इस पे इंटरचेंज कर देंगे, 2 ऊपर और 1 नीचे चले जाएगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने पहले भी बताया था, डजंट मैटर कि ये चीज़ पहले लिख लें या ये चीज़ पहले लिख लें, क्योंकि हमारा आंसर फिर भी ठीक आना है और सेम आना है। ये बस हमने ये रखना है वर्क कि अगर ऊपर 5 और नीचे 2 है तो हमने इस तरीके से इसे तोड़ना है कि ऊपर 5 और नीचे 2 रहे। अब ये वर्क हो गया, ये ऐसे हमने तोड़ लिया और इसे इंटरचेंज भी कर लिया तो ये 1 लिख दिया। ये मैंने सेकंड पे लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा है, डजंट मैटर। उसके बाद अब 1 to 2 लिमिट fx की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -4 और 5 to 1 की भी हमारे पास मौजूद है जो कि है 6। अब इनकी वैल्यूज़ को लिखा है और ये माइनस जो बाहर था मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा, और इसे जब हमने सॉल्व किया तो आंसर 10 आ गया। अब आगे पार्ट ई है, ई पार्ट में भी इसी तरीके से सारा वर्क होना है। पहले तो देखें ये अंदर डिफरेंस में दिया गया है और इंटीग्रेशन अलहदा एक साइड पे दिया, हम पहले सेपरेटली दोनों पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद 1 to 5 लिमिट fx की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और 5 to 1 लिमिट gx की वैल्यू भी मौजूद है, सिंपली पुट की और आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट है, इसमें भी इसी तरीके से दिया गया है, पहले तो हमने इसे सेपरेटली दोनों पे अप्लाई करना है, फिर जो कांस्टेंट प्रॉपर्टी थी कि कांस्टेंट बाहर चले जाएगा वो अप्लाई की है। देन उसके बाद हमारे पास 1 to 5 लिमिट fx की वैल्यू भी मौजूद है और 1 to 5 लिमिट gx की वैल्यू भी मौजूद है, सिंपली उससे पुट किया और हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया है 10 एज इट इज़ वैसे है, सेम एक स्टेप वैसे है। यहाँ पे भी अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ दे दी गई हैं, लिमिट 1 to 9 fx की, फिर लिमिट 7 to 9 fx की, फिर उसके बाद लिमिट 7 to 9 hx की। वहाँ पे gx है, यहाँ पे hx दे दिया, वेरिएबल क्या यूज़ हुआ डजंट मैटर, फंक्शन की फॉर्म में ये लिखा है तो ये हमारे पास वैल्यूज़ है। अब हमने अपना जो क्वेश्चन है उसे बस रीअरेंज करना है। आई होप कि ये इजीली अब समझ आ जाएगी कि -2, अब यहाँ पे -2 को देखते ही पता चल गया कांस्टेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है। -2 ने पहले तो चले जाना है बाहर, अंदर रह गया हमारे पास 9/1 लिमिट और fx। अब हमने देखना है कंपेयर हो रहा है तो ये यहाँ पे कंपेयर हो रहा है इसके साथ, लिमिट भी है तो इसका मतलब हमने -1 को पुट करना है, उसे सॉल्व कर देना और आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी है, इसमें भी अब पहले देखें तो ये अलहदा से इंटीग्रेशन लिखी है, पहले तो इसे सेपरेटली दोनों पे अप्लाई करना है। सेपरेटली अप्लाई किया तो हमारे पास वैलिड वैल्यूज़ आ गई जिसकी हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है, कोई इंटरचेंज नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी, बस डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट की और आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर सी को देखें तो यहाँ पे भी सेपरेटली पहले दी हुई है इंटीग्रेशन, उसे दोनों पे अलग-अलग लिख दे, फिर यहाँ पे कांस्टेंट प्रॉपर्टी लगनी है, 2 और 3 ने बाहर आ जाना है। देन उसके बाद जब अंदर हम वैल्यू देखेंगे तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी। बैक पेज पे मैंने दिखाई है सारी वैल्यूज़, तो इनकी वैल्यूज़ मौजूद है, उनकी सिर्फ पुट किया है और उसे सॉल्व कर दिया, आंसर -2 आ जाएगा। आगे पार्ट डी है, इसमें अब देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 9/1 की मौजूद है, 1/9 लिमिट की नहीं है। तो इसे क्या करना है, इंटरचेंज रूल अप्लाई करना है, सिर्फ ए को ऊपर और बी को नीचे ले जाना और बाहर साइन माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास उसकी वैल्यू जो मौजूद है वो फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 9 ऊपर और 1 जब नीचे लेकर गए तो ये फंक्शन बन गया, इसकी वैल्यू -1 मौजूद है और वो लिख दी।
क्वेश्चन नंबर ई भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जो मैंने पीछे करवाया था, उसमें 9 क्वेश्चन में एक पार्ट करवाया था कि हमारे पास वो वैल्यूज़ होनी चाहिए जिनकी हमारे पास वैल्यू मौजूद है, फंक्शन वो होना चाहिए। अब हमारे पास 7 1 दे दिया गया, जबकि हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं 9/1 की और 9/7 की। तो हमारे पास अब क्या करेंगे, पहले तो इसे हम तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि 9/1 फिर उसके बाद 7/9। ये चीज़ सेम कर दी, हमें ऊपर पहले 7 चाहिए और नीचे बस 1 चाहिए। इसे हम उलट कर भी लिख सकते हैं ऐसे कि 7/9 fx dx फिर उसके बाद प्लस 9/1 fx dx। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि ऊपर 7 और नीचे 1 चाहिए, पहले तो 7 1 लिख लिया, फिर इधर हमने वो वैल्यूज़ लिख लेनी है जो हमारे पास मौजूद है। जैसे कि हमारे पास 9 मौजूद है हमारी वैल्यूज़ में, क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे 9 ले लिया। अब हमारे पास 7/9 की वैल्यू नहीं 9/7 की मौजूद है, इसकी मौजूद है, इसे ऐसे ही रहने देंगे और इसे पलट देंगे। तो ये जब इंटरचेंज हुआ तो ये बाई माइनस आ गया और बाकी चीज़ एज इट इज़। अब इसकी भी वैल्यू मौजूद है, इसकी भी वैल्यू मौजूद है। अब उनकी वैल्यूज़ को पुट किया और जस्ट सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर -6 आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका एफ पार्ट है, इसमें अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, सेम अंदर बस अप्लाई किया लिमिट, जो इंटीग्रेशन थी वो अप्लाई किया, उसके बाद देखा कि किसकी वैल्यू मौजूद है, इसकी मौजूद है और इसमें 9/7 की मौजूद थी, उसे इंटरचेंज कर दिया और हमारे पास इस तरीके से सारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 भी अब सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे पीछे किए हैं क्वेश्चन। हमारे पास है कि सपोज डैट उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 1 to 2 fx dx, उसकी वैल्यू 5 है। हमने फाइंड करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन दी गई है 1 to 2 और साथ fu। अब हमारे पास 1 to 2 fu, अगर हम इसे और इसे कंपेयर करें तो सिर्फ अंदर वेरिएबल चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ वही है। तो इसकी वैल्यू अगर 5 हो सकती है तो इसकी वैल्यू भी 5 ही होगी। इसी तरह इसे देखें तो अगर हम इसे कंपेयर करें, पहले तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी लगनी है, √3 बाहर चले जाएगा, अंदर आ जाना इंटीग्रेशन 1 to 2 fg dz। अब सिर्फ वेरिएबल चेंज होना है, बाकी तो सारी चीज़ वही होगी। मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 है तो हम इसकी जगह भी तो 5 लिख सकते हैं और बाहर जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह सी की है, हमारे पास वैल्यू मौजूद है लिमिट 1 to 2 की, लेकिन यहाँ पे 2 to 1 है तो हम उसे इंटरचेंज कर देंगे तो वो माइनस आ जाएगा। सिर्फ अंदर वेरिएबल डजंट मैटर, इसे और अब इसे कंपेयर करें तो सेम है, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी भी 5 होगी, जस्ट जो इंटरचेंज किया उसका -7 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी तरह डी है, डी में अब हमारे पास माइनस दे दिया गया है। अब माइनस क्या करेंगे, कोई मसला नहीं, माइनस को बाहर निकाल दें और अंदर fx dx बच जाएगा। जब हम fx और dx और लिमिट 1 to 2 को कंपेयर करेंगे, सेम फंक्शन बन गया, ना कोई वेरिएबल चेंज ना कोई और चीज़, तो हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 5 और जो बाहर माइनस है वो मल्टीप्लाई होकर हमें -5 आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, बस उन्हें इंटरचेंज करना है। इससे कंपेयर करने के लिए उसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दें या उस पर थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, रूल ही यूज़ करने हैं सारे जो पहले स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो -3 to 0 की लिमिट वो वैल्यू मौजूद है, लेकिन 0 to -3 की नहीं, तो हम उसे इंटरचेंज करेंगे। ये बनाने के लिए बना लिया, उसके बाद वेरिएबल भी वही है, सारा कुछ वही है, तो सिर्फ माइनस आएगा और वैल्यू अगर उसकी ये है तो ज़ाहिर बात इसकी भी वैल्यू √2 ही होगी और साथ जो इंटरचेंज किया उसका माइनस आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी सी और डी। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें अब कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम बाकी रह गई है। सिंपल क्वेश्चन है, देखने से भी अब पता डायरेक्ट लग रहे हैं कि वेरिएबल चेंज हो डजंट मैटर, हमने सिर्फ उसकी लिमिट को देखना है, उसे कंपेयर कर देना है कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू √2 है तो वेरिएबल चेंज है डजंट मैटर, हमने उसकी वैल्यू भी वही लिख देनी है। सी में भी इसी तरीके से है, यहाँ पे माइनस था, बस माइनस बाहर जाएगा, बाकी ये पूरा ये जो फंक्शन है उसे कंपेयर करें तो √2 आंसर इसका आ रहा है। अगर हम कंपेयर करें गिवन वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू दी गई है स्टेटमेंट में, तो √2 लिखकर साथ बस माइनस इंटरचेंज का। डी में अब दिया गया है कि GR/√2, √2 तो हमारे पास है कांस्टेंट, वो बाहर चले जाएगा। अभी ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमने पुट की कटिंग किया तो 1 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसी तरीके से हैं। आई होप सो इनकी सारी समझ आ जाएगी। ये सारे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, डायरेक्ट जो किए हुए हैं फुल सॉल्व किए सामने हैं, बस उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। और जो मेन था ये वाला वर्क था, जो हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगानी है, वो मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से लगानी है। हमने फोकस करना है कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या गिवन है। 4 3 जैसे हम 13 में देखें 4 3 है, हमारे पास वैल्यू मौजूद है या तो 3 0 की या तो 4 0 की। पहले तो हम इसे तोड़ेंगे इस तरीके से कि 4 0 इस तरीके से। पहले ये ट्रिक है एक, FZDZ प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे FZDZ। हमारे पास 4 3 मौजूद है, मतलब ऊपर हमें चाहिए 4 और दूसरी के नीचे हमने लिख देना है 3। अब हमने देखना है हमारे पास कौन सी वैल्यू 4 3 के अलावा हमारी गिवन वैल्यूज़ में आ रही है। यहाँ पे 0 आ रही है, तो हम जो बाकी होगी वहाँ पे 0 लिख देंगे। ये पहला स्टेप कर लेना। उसके बाद करना है कि अब हमारे पास 4 0 की वैल्यू मौजूद है जी, मौजूद है, लेकिन 0 3 जो लिमिट उसकी मौजूद नहीं है। 3 0 किया तो इसे हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज किया तो माइनस आ जाएगा बाहर, और फिर वैल्यूज़ तो मौजूद है उसे पुट किया आंसर आ जाएगा। बी क्वेश्चन बहुत इजी है, उसे सिर्फ इंटरचेंज किया और उसकी वैल्यू को लिख देना है, क्योंकि ये जो है ये इसका आल्टरनेट मतलब उलट है। अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सारा कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले ए पार्ट में उसे सॉल्व कर लिया था तो उसका आंसर आया था 4, जिसकी लिमिट थी 3 to 4। यहाँ पे आ गई है 4 to 3, मतलब उसका अल्टरनेट। तो हम बस क्या करेंगे, 4 के साथ माइनस लगा देंगे, इसी से हम इजी वे में अपनी वैल्यू लिख देंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी सेम एज इट इज़ वही सारा वर्क है। ए पार्ट में भी एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगी है, क्योंकि हमारे पास था इंटीग्रेशन में जो लिमिट 1 to 3 HR, लेकिन हमारे पास यहाँ पे -1 और 3 होना चाहिए, तो हम इस पर एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसे इस तरीके से सारा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाना है 6। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर बी जो पार्ट बी है उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगा देंगे इस तरीके से। माइनस एज इट इज़ हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है -1 3 की और या -1 1 की। पहले तो इसे दो इंटीग्रेशन यूज़ की, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद HUDU, फिर अंदर इसी तरह HUDU। अब इसे जो खाली जगह है उसे फिल करना है। हमने देखा -1 यूज़ हो रहा है, हमारे जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं उनमें -1 लिख दिया। अब 1 to -1 की वैल्यू तो मौजूद है, इसे हम वैसे ही रहने देंगे, HUDU, दरमियान में प्लस भी आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू -1 3 की नहीं 3 to -1 की मौजूद है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और ये इंटरचेंज हो जाएगा HUDU। अब इनकी वैल्यूज़ अगर हम चाहें तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही सारा क्लियर हो गया। तो अब इसकी वैल्यू 0 है तो हमने 0 पुट किया, माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास 6 है तो हमने 6 पुट किया बाहर माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस और 6 हमें आंसर दे देगा। अगर ये चीज़ सारी पता हो, माइंड सेटअप हो, तो हम इन 1 लाइन में भी हम ये सारा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बस ये वर्क करके हम इसे 6 लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि कन्फ्यूजन हो जाती है, पता नहीं लगता है कि हम ठीक लिख रहे हैं कि नहीं, तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप वर्क करना इंपॉर्टेंट है, और फिर उसकी वैल्यू की भी समझ आ जाती है कैसे आई है और कैसे नहीं। तो यहाँ तक थे क्वेश्चंस 5.3 के थॉमस कैलकुलस बुक से 1 to 4 और 9 to 14। और इजी वे है, बहुत आसान तरीके से हैं, सिर्फ उनके रूल्स याद होने चाहिए। बाकी जो न्यू चीज़ आई थी वो C⁻K, डेल्टा X और समीशन वगैरह आई थी, जो कि मैंने सारी बता दी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।